अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम इंग्लिश ग्रामर कोर्स और इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है 67 यानी कि 67, और हमने आज पेज नंबर 117 को शुरू करना है। और पेज नंबर 117 पर हमारे पास मौजूद है लेसन नंबर 6 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले हम अफर्मेटिव या कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस को पढ़ चुके हैं कि दे आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं और वो आपके एंड से पॉजिटिव होता है, दुरुस्त होता है, मुकम्मल होता है, आपकी तरफ से कंफर्म्ड होता है, यानी यूँ कह सकते हैं कि वो कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई है। फ्यूचर इंडेफिनिट मीन्स कि ये ज़ाहिर है फेल मुस्तकबिल से रिलेटेड है। इसके अंदर जो मामला है वो है विल और शेल का, और इससे पहले मैं ये चीज़ बता चुका हूँ। मैं सिर्फ एक उसका छोटा सा आपको एक रीकैप दे रहा हूँ कि जनाब विल ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और शेल अब बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन ये चूँकि किताब पुरानी है, इसमें शेल के भी जुमले हैं, लेकिन शेल के हवाले से कुछ जगहों पर शेल यूज़ होगा, और वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि जनाब शेल कहाँ पर और क्यों यूज़ करना है, अगर यूज़ करना है तो। और वहाँ पर अगर आप विल यूज़ करेंगे तो क्या गलती हो सकती है या उसका क्या इंप्रेशन जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा इंग्लिश ग्रामर कोर्स है और ग्रामर से रिलेटेड मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो प्री ट्रांसलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं, अब ये आपके सामने प्री ट्रांसलेटेड एक्सरसाइज है, यानी इसमें ऑलरेडी उर्दू इंग्लिश मौजूद है, ट्रांसलेटेड है, लेकिन इसको भी हम समझते हैं, इसके अंदर से बहुत सी चीज़ें निकालते हैं, वर्ड्स मीनिंग निकालते हैं, ये आपको पता ही है। और यही हमारे कोर्स का खासा है कि हम इंग्लिश को कोशिश कर रहे हैं कि एक अलग और एक डिफरेंट लेवल पर जाकर सीखें। तो बड़ा कोशिश है, आगे वही बात है कि उसकी जो मंजूरी, कामयाबी, नाकामी अल्लाह के हाथ में है। सबसे पहले आगाज़ करते हैं, वो मुझे मिलने आएगा, ही विल कम टू सी मी। अब अच्छा, अगर आप ये देखें कि वो मुझे मिलने आएगा, वो मुझे मिलने आएगी या वो मुझे मिलने आएंगे, सब के लिए विल यूज़ होगा, और इसमें शेल के भी जुमले हैं। अब शेल और विल में फ़र्क कहाँ चीज़ का लगेगा, ये मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि हम लोग नॉर्मली जो है ना यूज़ करते हैं ही, शी, इट, दे के साथ यूज़ करते हैं विल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेल वाला मामला अब नहीं है, लेकिन अगर हम शेल लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे, आपको ये चीज़ मैं बताऊंगा अभी इसी प्री ट्रांसलेटेड एक्सरसाइज के थोड़ा सा एंड पर। अच्छा जी, वो हर रोज़ सबक सुनाएगा, सुनाएगी, सॉरी, शी विल टेल द लेसन डेली। अच्छा, अब ये देखें, सबक सुनाना और यहाँ पे टेल है, तो अक्सर बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर असातिज़ा भी हो जाते हैं कि जनाब टेल का मतलब होता है बताना और यहाँ पर है सुनाना। एक्चुअली टेल बताना और सुनाना दोनों के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप यूँ कह लें, कहानी सुनाने वाला या कहानी गो, ये एक लफ्ज़ होता है, उसके लिए स्टोरी टेलर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम। तो टेल सुनाने के लिए भी है और बताने के लिए भी है। जैसे मैं कहता हूँ टेल मी, आप बताएं मुझे, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता सुनाएं मुझे, मतलब टेल मी, अब किसी भी हवाले से मैं कह सकता हूँ कि टेल मी वेयर यू वर, तुम कहाँ थे, तो इस तरह से उसमें आ जाता है कि मुझे बताएं। तो ये बिल्कुल ठीक है इस लिहाज से कि सुनाएगी, शी विल टेल द लेसन डेली, वो कहानी सुनाएगी, शी विल टेल द स्टोरी, अगर कहानी के हवाले से भी हो तो टेल आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि कौन से जुमले हैं। आई शैल सी, ये देखें, अब यहाँ पर आ रहा है आई शैल सी ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पर आई विल सी ऑफ माई फ्रेंड्स भी आ जाएगा, मैं अपने दोस्तों को रुखसत करूँगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अभी विल यूज़ हो रहा है ज़्यादातर, तो फिर विल के हवाले से अगर विल के रिगार्डिंग हम बात करें तो फिर ये इस कॉन्टेक्स्ट में जुमला ठीक है। शेल का भी, विल का भी, लेकिन शेल इसके हवाले से अब आ जाएगा, आई शैल सी ऑफ माई फ्रेंड्स। अच्छा, इसी तरह अब आप देखें, यहाँ पर हम इम्तहान में कामयाबी के लिए मेहनत करेंगे, वी शैल वर्क हार्ड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, या इम्तहान में कामयाबी के लिए, ठीक है, टू पास द एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पर आप पास द एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये आ गया जी एक वर्ड इसका, ये लें जनाब। तो इस लिहाज से टू, ये जो है गेट थ्रू
ये भी ठीक है, इसके ऊपर मैं टिक लगा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि गेट थ्रू गलत है। बहरहाल टू पास द एग्जामिनेशन भी आपका ठीक है, दोनों ठीक है। सो मैंने आपको दोनों इसके मुतबादिल बता दिए। आगे चलते हैं जनाब। घोड़े चरागाहों में चरेंगे, हॉर्सेज विल ग्रेज इन पास्चर्स। अभी लफ्ज़ है पास्चर्स, पास्टर्स नहीं है, मतलब इसको टी नहीं पढ़ेंगे, उस तरह से प्रोनाउंस नहीं करेंगे। टी दिया हुआ है बट टी इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड। हॉर्सेज विल ग्रेज इन पास्चर्स। अच्छा, अब इसमें भी देखते हैं जनाब के मामला क्या है। देखें यहाँ पर चरागाहों के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है पास्चर्स। इसी तरह एक और लफ्ज़ भी आता है मेडोज़, जिसे कुछ लोग मीडोज़ भी पढ़ते हैं, वो भी ठीक है। मीडोज़ भी ठीक है, मेडोज़ भी ठीक है। अच्छा, अब ये पास्चर्स और मेडोज़ क्या हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं? इंटरचेंजेबली का मतलब ये होता है जनाब कि जब दिल किया तो ये यूज़ कर लिया, जब दिल किया तो मीडोज़ लिख दिया। हम समझते हैं दोनों ठीक हैं और बज़ाहिर लगता है, क्योंकि अक्सर असातिज़ा भी इसको मीडो भी पढ़ा देते हैं कि भाई जहाँ पर गायें, भैंसें, घोड़े, बकरे, बकरियाँ वगैरह, यानी इस तरह के जो जानवर जो ज़ाहिर घास वगैरह खाते हैं, तो वो चरागाहों में चर रहे हैं, तो चरागाह के लिए वो मीडो का लफ्ज़ भी यूज़ कर देते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, तो वो फ़र्क हमें पता होना चाहिए कि पास्चर्स में और मीडोज़ में क्या फ़र्क है, और यही आपको मैं बता देता हूँ। पास्चर्स में याद रखिएगा कि एक तो ग्रासी और प्लस वुडी लैंड आ जाता है, ये मेन चीज़ है। वेयर एज मिडो के अंदर नॉर्मली ग्रासी लैंड आता है, या प्लांट्स आ जाते हैं, शर्ब्स आ जाती हैं, हर्ब्स आ जाते हैं, मतलब जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं। वुड्स नहीं होते। वुड्स किसे कहते हैं? जंगल टाइप, जिसमें दरख्त वगैरह होते हैं, छोटे या बड़े, किसी भी स्केल के। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम पास्चर का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। तो पास्चर का लफ्ज़ जो है उसके लिए है, और मीडो का लफ्ज़ किसी और सेंस के लिए आ गया यहाँ पर, ग्रासी और लैंड और इस तरह का जिसमें घास ज़्यादा होगी। कोई भी ग्रासी लैंड हो सकता है, कोई खाली कताए ज़मीन, कोई ऐसी जगह जहाँ पर घास बहुत ज़्यादा उगी हुई हो और मुख्तलिफ़ किस्म की वीड्स हों, प्लांट्स हों, शब्स हों, हर्ब्स हों, तो उस जगह को हम सरसब्ज़ और शादाब जगह चरागाह मीडो भी कहेंगे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है जी इसमें। तो इस लिहाज से अब जो इन्होंने पास्चर्स लिखा हुआ है, मैं इस हवाले से कोई फिगर आउट नहीं कर सकता कि चरागाह में अगर उनके कॉन्सेप्ट के लिहाज से दरख्त वगैरह भी हैं तो फिर तो पास्चर्स भी ठीक है। और अगर सिर्फ किसी ऐसी जगह की बात हो रही है, दरख्त या इस तरह की चीज़ें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घास और पौधे, फूल, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर वो वहाँ पर मीडोज़ का लफ्ज़ यूज़ होगा। तो आई एम श्योर आपको ये पास्चर्स का और मीडोज़ का जो एक वर्ड कॉन्सेप्ट है और डिफरेंस है समझ आ गया है। अब हम ज़रा आगे चलते हैं। पुलिस डाकू को पकड़ने में कामयाब हो जाएगी। द पुलिस विल सक्सीड इन अरेस्टिंग द रॉबर। ठीक है, अब डाकू के लिए मैं आपको इससे पहले स्पेसिफिक वर्ड्स बता चुका हूँ, रॉबर के लिए बता चुका हूँ। सो ये आप जैसे जैसे मेरे लेक्चर से होकर आएंगे, आपके लिए ये वोकेबलरी चूँकि हो चुकी होगी, तो आपको पता होगा यहाँ पर रॉबर भी ठीक है, लेकिन डाकू के लिए आप थीफ का लफ्ज़, इतना अगर आप यहाँ पे थीफ लगा देते हैं, फिर उसके लिए थोड़ा सा वर्ड जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि रॉबर जो है वो डाकू के लिए स्पेसिफिकली वहाँ आ रहा है जहाँ पे वो लोगों को आते जाते रॉब कर रहा है, रास्ते में कहीं कोई किसी मुसाफिर को वो लूट रहा है, तो उसके लिए वो फिर लूटर या डाकू के तौर पर यूज़ होगा। लेकिन इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ चीज़ें बताई हुई हैं, आप उसको देख लीजिएगा। थीफ का वर्ड किसी और चीज़ के हवाले से आ जाता है। अच्छा, जुलूस का आ गया, रवाना होगा, विल स्टार्ट। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और वो ये है कि जनाब ये आप देख लें वर्ड, ये है जी द प्रोसेशन विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एट 10। यहाँ तक सारा जुमला ठीक है। स्टार्ट में मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन मुझे हो रहा है, मे भी हो सकता है किसी को ना हो, क्योंकि जुलूस यहाँ से 10 बजे रवाना होगा। अब अगर आप रवाना के लिहाज से देखें तो फिर ठीक है, क्योंकि रवाना होना स्टार्ट होना ही होता है, यानी कि शुरू होना। तो विल सेट ऑफ भी हो सकता है, क्योंकि सेट ऑफ भी रवाना को ही कहते हैं, तो मैं यहाँ से सेट ऑफ भी लिख सकता हूँ। तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ जनाब, सेट ऑफ। तो इसका मतलब भी यही हो गया। बाकी आप फिर इसको खुद भी कंसल्ट कर सकते हैं डिक्शनरी से। तो ये हो गया जनाब। इसके बाद है लड़के तमाशा देखने जाएंगे, बॉयज़ विल गो टू सी द शो।
आसान था जी। मदारी अपने करतब दिखाएगा। द जगलर विल शो हिज फीट्स। ट्रिक्स भी कह सकते हैं, यहाँ पर मैं ट्रिक्स लिख देता हूँ। सो ट्रिक्स का वर्ड भी यूज़ होता है, क्योंकि ट्रिक्स भी आप करतब को ही कह सकते हैं जो मदारी दिखा रहा होता है। पहलवान अखाड़े में उतरेंगे। द रेसलर्स विल लैंड इन द अरीना। बिल्कुल सही है जी। अखाड़ा जो होता है ना, जिसमें कुश्ती होती है, रेसलिंग होती है, उसके लिए आप जो स्पेसिफिक वर्ड होता है वो अरीना का यूज़ करते हैं, या उर्दू में जैसे उसको अखाड़ा कह रहे होते हैं हम। सो दैट्स गुड। इसके अलावा इसके लिए एक लफ्ज़ रिंग भी यूज़ होता है, यकीनन आपको वो पता होगा। रिंग का लफ्ज़ भी होता है, फिलहाल मैं नहीं लिख रहा, वो आपको पता है। तो रिंग का लफ्ज़ भी यूज़ हो सकता है अखाड़े के लिए, ठीक है। चले मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो ये जनाब मैंने यहाँ पर वर्ड लिख दिया है रिंग। इसी तरह बरसात के मौसम में दरियाओं में सैलाब आएगा। फ्लड विल कम इन द रिवर्स इन द रेनी सीजन। इसी तरह यहाँ पर मॉनसून सीजन भी कह सकते हैं, तो वो भी लिख देते हैं आपको। ठीक हो गया जनाब। सो ये जो आ गया है जी मॉनसून, ये भी बरसात के लिए स्पेसिफिकली आपको पता है यूज़ होता है। हमारे पाकिस्तान में जो बरसात का मौसम शुरू होता है सावन और भादों, तो वो मॉनसून सीज़न कहलाता है। मतलब मॉनसून के अपने स्पेलिंग हो सकते हैं, पर ये मॉनसून वर्ड है। तो बरसात के हवाले से इसका स्पेसिफिक वर्ड आ गया। रेनी सीज़न भी ठीक है, इसके ऊपर भी मैं ये टिक कर देता हूँ, इसीलिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सिर्फ मुतबादल लफ्ज़ या यूँ सिनोनिम कह सकते हैं कि उसके हवाले से मैंने लिखा है। अब आते हैं जी इस तरफ। ये 16 से लेकर 20 तक जो जुमले हैं ना जनाब, ये वाले जुमलों को आपने फोकस करना है जी। यहाँ आपको विल और शैल में मैं जो है ना इंशाल्लाह डिफरेंस अभी बताऊँगा, और यकीनन आपको समझ भी आ जाएगा कि ये जो जुमले हैं इनमें क्या मामला है। देखें यहाँ पर इस किस्म का मामला है कि जिसमें कोई चीज़ एम्फेसाइज़ की जा रही है, किसी चीज़ पर स्ट्रेस दिया गया है। जैसे कि कहा गया है कि मैं वजीफ़ा हासिल करके रहूँगा, मैं ये काम करके रहूँगा, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। अक्सर क्या आ जाता है, जैसे मैं वहाँ पहुँच के रहूँगा, मैं वहाँ पहुँचूँगा, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। मैं ये इम्तहान ज़रूर पास करूँगा, पास करके रहूँगा, पास करके दिखाऊँगा, कोई भी वर्ड जिस तरह के बोलते हैं। यहाँ पे विल या शेल में से क्या लगता है? देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट पर्सन के साथ फिर विल लग गया है, और ही वगैरह के साथ आप देख सकते हैं शेल है। तो यहाँ पर ये चीज़ आती है क्योंकि मैं ये काम करके रहूँगा, ये मेरी मर्ज़ी है, तो फिर यहाँ पर इसके लिए विल का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, क्योंकि विल मर्ज़ी को भी कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अगर आप इसको मानवी एतबार से देखें तो विल आपकी मर्ज़ी को भी कहा जाता है, आपकी वसीयत को भी कहा जाता है। तो चूँकि मैं अपनी मर्ज़ी की बात करूँ कि मैं ये काम करूँगा, तो डेफिनेटली उसमें मेरी मर्ज़ी शामिल है। मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा ना कि कोई मुझसे ज़बरदस्ती करवा रहा है। हाँ, मैं ज़बरदस्ती अपने एंड पे कर रहा हूँ कि मैंने ये काम करना ही करना है, तो फिर यहाँ पर विल आ जाएगा। इसी तरह वी विल, तो ये हमसे मुतालिक आ गया कि हम दुश्मन को शिकस्त दे के रहेंगे। वी विल डिफीट द एनिमी। तो यहाँ पर भी वही आ गया कि हम अपनी विल बता रहे हैं कि जनाब हम दुश्मन को इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। ये देखें, विल डिफीट द एनिमी, वो ज़रूर जुर्माना अदा करेगा। ही शैल पे द फाइन। अब यहाँ ही विल नहीं होगा। अब आप कहेंगे जी यहाँ विल क्यों नहीं लगा? देखें ऊपर मैं विल लगा रहा हूँ क्योंकि वही बात है, तो यहाँ पर भी तो यही मामला है ना। लेकिन यहाँ देखिए छोटा सा फ़र्क है, और इस फ़र्क को आपने समझना है। यहाँ तक मेरे बारे में बात हो रही थी, यानी मैं था, और यहाँ तक हमारे बारे में हो रही थी, यानी कि हम थे। अब आ जाए वो अब एक सेकंड पर्सन आ गया, वो की बात हो रही है, बल्कि सॉरी थर्ड पर्सन है। तो अब यहाँ पर जो थर्ड पर्सन आ गया ना तो वो जब जुर्माना अदा करेगा तो उसकी विल तो नहीं है ना, क्योंकि जुर्माना तो किसी की भी विल नहीं होती। अगर मैं आपको कहूँ कि जी आप फ़ाइन पे करें तो आप नहीं करेंगे, मतलब आपका दिल तो नहीं करेगा ना, आप मजबूरन या बहालत मजबूरी आप पे करेंगे, क्योंकि आपको पता है जी रूल है, जुर्माना ना पे किया तो कोई और मामला हो सकता है। तो जुर्माना हम कहीं भी पे करते हैं, चाहे किसी ट्रैफिक वार्डन को ही पे करते हैं, तो वो हम अपनी मर्ज़ी से या अपनी दिल से तो नहीं पे करते ना, ये एक मजबूरी बन जाती है। हम कोई गलती कर जाते हैं तो उसका जुर्माना पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसलिए फिर शैल लगेगा, विल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ विल नहीं है हमारी अपनी। तो ये अब थोड़ी सी चीज़ों को ना समझते जाएं, फिर आपको खुद ही विल और शेल के बारे में समझ आ जाएगी। देखें वो ज़रूर सदर का इंतज़ार करेंगे, यहाँ भी शेल लग गया। अब क्यों? क्योंकि वो इंतज़ार तो कर रहे हैं, देखें, लेकिन हो सकता है उसमें उनकी मर्ज़ी शामिल ना हो। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अब मैं किसी जगह बैठा हूँ, हमारी कोई मीटिंग होनी है किसी के साथ, और मैं किसी साहब या साहिबा का इंतज़ार कर रहा हूँ, चाहे वो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे वो बॉस हैं, कोई भी है ना।
अब मैं उनका इंतज़ार करूँ तो कोई मैं अपनी खुशी से इंतज़ार नहीं कर रहा, या मैं जो बड़ा उसको इंजॉय कर रहा हूँ कि जी ये मेरा बड़ा मशगला है या मेरी बड़ी हॉबी है इंतज़ार करना। ऑब्वियसली वो मैं एक प्रोसेस से गुजर हूँ, मैं बैठा हूँ, वो आ रहे हैं या आ रही हैं, उसमें कुछ वक्त है, 5 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, जितने भी हैं। तो यहाँ पर भी शेल आ जाएगा, विल नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज़ नॉट ऑफ माई विल इन्वॉल्व। इसी तरह तुम ज़रूर हमारे हुक्म की तामील करोगे, ऑब्वियसली यहाँ भी शेल लगेगा, क्योंकि जब वो हमारे हुक्म की तामील करेगा तो डेफिनेटली उसमें हमारी विल है, उसकी विल नहीं है। आप यकीनन समझ गए होंगे, तो वो यहाँ पर शेल आ जाएगा। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये जुमले यहाँ तक और इनके वर्ड्स मीनिंग और इसमें जो भी चीज़ें मैंने अमेंड करके बताई हैं आपको, कुछ आपको अल्टरनेटिव वर्ड्स भी बताए, वो माशाल्लाह आप समझ आ गए। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि मौजूद है आपके पेज नंबर 118 पर जी। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि जी अब इसमें एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है। चूँकि फ्यूचर है, इनडेफिनिट है, वो ज़ाहिर से पहले मैं आपको रूल बता चुका हूँ। तो अब इस एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और इसके कुछ जुमले मैं इस लेक्चर के लिए ज़ाहिर करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले जी, मुसाफिर सुबह सामान बांध लेंगे। बहुत आसान है। यहाँ पर आ जाएगा जी, अब मुसाफिर के लिए क्या होगा, ट्रैवलर्स विल, अच्छा बांध लेने का होता है पैक द लगेज बाय द इवनिंग, सॉरी मॉर्निंग, सुबह है ना, तो सुबह के हवाले से है, तो सुबह के हवाले से ये होगा कि सुबह सामान बांध लेंगे। ये देखें, बाय द मॉर्निंग द ट्रैवलर्स विल पैक, यहाँ डी भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। विल पैक द लगेज, लगेज सामान को कहते हैं बाय द मॉर्निंग। आसान था। सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेकंड सेंटेंस है जी, हमारा वो अपने दुश्मन को माफ कर देंगे। दे विल फॉरगिव देयर एनिमी, दे विल फॉरगिव देयर एनिमी, वो अपने दुश्मन को माफ़ कर देंगे। आसान था जी। मैं आज जलसे में तकरीर करूँगा। अच्छा, अब मैं आज जलसे में तकरीर करूँगा, तकरीर करने को कहते हैं डिलीवर अ स्पीच, यानी कि आई विल डिलीवर अ स्पीच इन द प्रोसेशन टुडे। मैं आज जलसे में तकरीर करूँगा, अगर आज इसके अंदर स्पेसिफिकली आ रहा है, ये देख सकते हैं, तो फिर इसका मतलब हो जाएगा टुडे। हवाई जहाज़ 4 बजे अड्डे पर उतरेगा। बहुत आसान है जी। हवाई जहाज़ मतलब एयरप्लेन, एयरप्लेन एरोप्लेन के भी मैं डिफरेंस इससे पहले अपने लेक्चर में बता चुका हूँ। सो एयरप्लेन या एरोप्लेन दोनों ठीक है। एयरप्लेन विल लैंड, लैंड आ जाएगा क्योंकि उतरना उसको लैंड कहते हैं। अभी मैंने वो पहलवानों के हवाले से भी आपको लैंड का बताया था, अगर आपको भी याद हो तो यहाँ हमने पढ़ा था, यहीं पर था, ये पहलवान अखाड़े में उतरेंगे। द रेसलर्स विल लैंड इन द एरिना या लैंड इन द रिंग, तो लैंड आ जाएगा उतरना। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई है जनाब। अब आगे चलते हैं। हवाई जहाज़ 4 बजे अड्डे पर उतरेगा। एयरप्लेन विल लैंड ऑन द एयरपोर्ट एट 4 o'clock। 4 बजे का है तो फिर 4 o'clock आ जाएगा। चलते हैं जी सेंटेंस नंबर 5 की तरफ और आगे देखते हैं कि क्या करना है। हम कराची जाने वाली गाड़ी पर सवार होंगे। अब सवार होने का है जी, कराची बाउंड ट्रेन, ये तो सवार का नहीं है, ये सिर्फ है कराची जाने वाली गाड़ी। सवार होना होता है बोर्ड, तो ये बोर्ड का नहीं लिखा हुआ। बहरहाल कराची बाउंड ट्रेन हो गया, कराची जाने वाली गाड़ी, ये स्पेसिफिकली सिर्फ इसके लिए है, ये मैं आपको बता देता हूँ अगर कोई कन्फ्यूजन हो। वैसे पता ही होगा यकीनन बच्चों को। तो सवार होने का बोर्ड होता है। तो हम कराची जाने वाली गाड़ी पर सवार होंगे। वी शैल बोर्ड ऑन द कराची बाउंड ट्रेन। और मैं साथ साथ कुछ शेल वाले भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली शेल वाले चूँकि शेल में है तो मैं शेल साथ साथ बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको इससे पहले स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि अभी शेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, अभी सब में विल ही यूज़ होता है। एक जुमला और कर लेते हैं जनाब, क्योंकि 15 है, छठा भी कर लेते हैं। नानी अम्मा हमें दिलचस्प कहानी सुनाएंगी। नानी अम्मा, अब देखें
ये वैसे पहले बता चुका हूँ कि पैटर्नल और मैटरनल ये क्या मामलात हैं, क्योंकि नानी अम्मा जो है ये रिलेट करती हैं आपके ननिहाल से या आपकी मदर के रिलेशन से, मदर ऑफ़ योर मदर। तो ये फिर आपको पता है कि मैटरनल होगा या पैटर्नल होगा। तो ये है बेसिकली मैटरनल मदर, ठीक है, क्योंकि मामू के लिए मैटरनल अंकल होगा और चचा के लिए पैटर्नल होगा। तो ये बहुत सारे वर्ड्स इस तरह हम लोग कर चुके हैं अपने कोर्स के अंदर। सो नानी अम्मा हमें, अब यहाँ ग्रैंड मदर का लफ्ज़ भी आता है तो मैं ग्रैंड मदर ही लिख देता हूँ, ये मैटरनल पैटर्नल भी पता है आपको यकीनन, ठीक है। बहरहाल नानी अम्मा हमें दिलचस्प कहानी सुनाएंगी, तो यहाँ पर मैं कॉमन लिख देता हूँ वर्ड ग्रैंड मदर। विल टेल अस, अब देखें यहाँ पर क्या है, दिलचस्प कहानी सुनाएंगी। विल टेल अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने टेल का ही वर्ड पढ़ा था कि कहानी सुनाने को भी टेल ही कहते हैं। सो ग्रैंड मदर विल टेल अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक और सेंटेंस कर लेते हैं, उसके बाद अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं जनाब। लेक्चर में अब 7वां जो सेंटेंस है वो आ गया है, वो आपकी मदद का शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत आसान है, वो आपकी मदद का शुक्रिया अदा करेंगे। वो यानी कि दे विल थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए। सो ये था जनाब हमारा लेक्चर। इसमें हमने अभी तक 7 सेंटेंसेस इस एक्सरसाइज के किए हैं, क्योंकि हमारे लेक्चर का जो एक टाइम लिमिट होती है वो ओवर हो गई है। उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर बाकी के जो सेंटेंसेस हैं उनको भी करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और फिर ये एक्सरसाइज है इसको भी इंशाल्लाह ताला मैं सॉल्व करूँगा। यानी कि ये 2 एक्सरसाइजेस हमारी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। इस पूरे लेक्चर में किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।